चलिए तो क्लास शुरू करते हैं और समझते हैं। अब तक हमने आपको ये समझाया कि डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग कैसे होती है। और बच्चों, आपने कुछ घर से पढ़ा है और कोई डाउट है तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। और लास्ट क्लास में क्वेश्चन देखा था, उस पर भी मैं आऊँगा, उसको भी आप चेक कर लीजिएगा वो सभी का सही है कि नहीं। ठीक है, होमवर्क सभी अपना घर से किया कीजिए। तो समझते हैं और पढ़ते हैं। देखिए, समझने के लिए आपको जो ध्यान में रखना है वो ये है, शुरू से ही सबसे पहले हमने देखा था 3D सीरीज, जिसको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी बोला जाता है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, 3D सीरीज कॉल्ड फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। चलिए इनके कॉम्प्लेक्स को जल्दी से देखते हैं ताकि आपको एग्जाम में किसी भी कॉम्प्लेक्स में कोई दिक्कत ना आए। सबसे पहले एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं SC H2O का होल 6 और इस पे चार्ज है 3+, हेक्सा एक्वा स्कैनिडियम थर्ड आयन। सबसे पहला हमारा काम होता है ऑक्सीजन स्टेट निकालना। वाटर न्यूट्रल होता है, ओवरऑल चार्ज +3 है। किसी को अगर ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे X जो है वो +3 ऑक्सीजन स्टेट में है। X जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। स्कैनिडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d1 और 4s2 होता है। स्कैनिडियम अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है तो स्कैनिडियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। ये -3 कर सकते हो आप, +3 मैं बताना चाह रहा था, बट यहाँ पे आप -3 लिख सकते हैं क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज करने हैं। तो यदि यह 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यदि स्कैनिडियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो स्कैनिडियम पे +3 चार्ज आएगा और इसके S से भी 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और उसके D से भी 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। दैट मीन्स +3 ऑक्सीजन स्टेट में आएगा। तो बच्चों, हमने पढ़ा था कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो पहले इलेक्ट्रॉन 4s में भरते हैं, देन हम इलेक्ट्रॉन 3d में भरते हैं। जरा इसको भी समझ लेना, क्यों? क्योंकि हमने एक रूल पढ़ा था जिसको N+L रूल बोला जाता है, जिसको मेडलंग जनरट रूल या फिर डायगोनल रूल या फिर क्लाचकावास्की रूल या फिर सिंपल भाषा में से अबव रूल भी बोल देते हैं। मैंने आपको बताया था एटॉमिक नंबर 20 के बाद ये अबव रूल बिल्डिंग अप रूल में एक हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। वो डिफरेंस ये है कि N+L की वैल्यू मिनिमम जिसके लिए होगी इलेक्ट्रॉन आप उसी में पहले भरेंगे। यदि आपके पास 4s है और 3d है, आपको पता लगाना है किसमें इलेक्ट्रॉन भरना है, तो N+L रूल निकाल लीजिए। उसी के बेसिस पे आपने वो जो फंडा है जिससे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, स्कूल वाला फंडा, उसी के बेसिस पे बनाया गया है। तो यहाँ पे N+L की वैल्यू 4 आने वाली है और यहाँ पे N की वैल्यू 3 है। आपको साफ साफ दिख रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसका जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। L की वैल्यू S के लिए 0 होती है और D के लिए 1 होती है। और 3+1 कर दीजिए, सॉरी 3+D के लिए L की वैल्यू 2 होती है, तो 3+2 कर दीजिए, 5 आएगा। तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि N+L की वैल्यू किसके लिए मिनिमम है, और मिनिमम है ये ऑब्वियस 4s के लिए। तो इलेक्ट्रॉन आप पहले किस में भरेंगे? इलेक्ट्रॉन आप पहले 4s में भरेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आप पहले 4s में भरेंगे क्योंकि इसके लिए N+L की वैल्यू मिनिमम है। तो ध्यान रखिए, जब S में भी 0 हो गया, D में भी 0 हो गया, डेट मीन्स पहले इलेक्ट्रॉन आप S में भर रहे थे और तो S में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आप भरेंगे तो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, ध्यान दीजिए। ये है आपका SC एटॉमिक नंबर 21, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ये d ऑर्बिटल 3d एंड 4s2। इसके 3d में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होता है जब ये अपनी ग्राउंड स्टेट में होता है। फिर स्कैनिडियम के बाद जब ये Sc3+ बनाता है, डेट मीन्स जब ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाता है, जब ये अपने एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि आप देखें 3d0 4s हो जाता है। तो यदि आप इस यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे यही बात समझने वाली है कि जब D में भी 0 इलेक्ट्रॉन, S में भी 0 इलेक्ट्रॉन, तो पहली बात D में इलेक्ट्रॉन नहीं, S में इलेक्ट्रॉन नहीं, तो जब आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे किसके इलेक्ट्रॉन, तो आपको पता है Sc से 6 वाटर मॉलिक्यूल आके जुड़ रहे हैं। तो एक वाटर मॉलिक्यूल
एक वाटर मॉलिक्यूल अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर देके, जनरली हम वीबीटी से ये चीज पढ़ रहे हैं तो वीबीटी में जनरली देखते थे इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है और एक वाटर मॉलिक्यूल अपने 2 इलेक्ट्रॉन देता है और वो 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसमें देगा, 4s में देगा, क्योंकि 4s की n+l की वैल्यू मिनिमम है तो इलेक्ट्रॉन पहले 4s में फिल होगा। ऐसा केस तभी होगा जब d और s दोनों में ही इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो ऐसे केस में जो ये आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, इसको लिखने का ऑर्डर भी आपका कुछ ऐसे हो जाएगा। पहले आप 4s ऑर्बिटल को लिखेंगे, देन इसके बाद 3d ऑर्बिटल को लिखेंगे। ध्यान में रखना केवल ये जब होगा जब s और d दोनों में ही 0 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आपको ScH2O का होल 6 और इस पे है +3 चार्ज, इस कॉम्प्लेक्स का इलेक्ट्रॉनिक आपको इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करना है और इसका हाइब्रिडाइजेशन देखना है। तो यहाँ पे ये भी जरा समझिएगा कि इसमें सबसे पहले एक वाटर मॉलिक्यूल अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, ऐसे ही आपको पता टोटल 6 वाटर मॉलिक्यूल है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा और 6 यहाँ पे देगा। तो एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे, सिमिलरली आप 6 वाटर मॉलिक्यूल को फिल कर रहे हैं, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, ये 4th वाटर मॉलिक्यूल, इट इज़ द 5th वन और ये है 6th वन। तो 6 वाटर मॉलिक्यूल आपने भर दिए। तो आप देखिए कितने ऑर्बिटल आपने यहाँ पे यूज़ करें, आपने एक s का ऑर्बिटल और 5d के ऑर्बिटल यूज़ करे। तो यहाँ पे अगर हाइब्रिडाइजेशन आप निकालेंगे वो SD5 आएगा। और बच्चों ध्यान रखना SD5 भी ऑक्टाहेड्रल होता है, SD5 भी ऑक्टाहेड्रल होता है। अब जरा कहानियों को आगे समझते रहें। ऑक्टाहेड्रल है तो उसका स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं। मैंने आपको बताया था ऑक्टाहेड्रल कैसे बनेगा। SC है आपके कॉपी के सेंटर पे, कॉपी के 4 कोनों पे है वाटर का मॉलिक्यूल, कॉपी के 4 कोनों पे है वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है ना। फिर एक वाटर का मॉलिक्यूल इस कॉपी के प्लेन से ऊपर और एक वाटर मॉलिक्यूल इस कॉपी के प्लेन से नीचे। ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। और इस पे चार्ज है +3 तो आप +3 चार्ज बना सकते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी पहले भी समझा चुका हूँ और फिर से मैंने एक बार आपको क्विक रिवीजन के लिए बता दिया है। अब क्वेश्चन ये होता है कि SD5 ऑक्टाहेड्रल है, बट बच्चों इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है ध्यान करने वाली, वो ये कि इसके पास SD5 तो है बट इसके D में मेटल का इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा। और हमने पढ़ा था CFT में, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, कि मेटल का लिगेंड और मेटल का इलेक्ट्रॉन और लिगेंड का इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्सन करते हैं। मेटल के इलेक्ट्रॉन लिगेंड के इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्सन करते हैं, उस रिपल्सन की वजह से ही स्प्लिटिंग होता है। बट यहाँ तो मेटल ही नहीं है, मेटल के डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, सॉरी फॉर दैट, मेटल के डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। और जब मेटल के डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो वहाँ पे इस तरह का कोई रिपल्सन नहीं होगा। डेट मीन्स देयर इज नो डी स्प्लिटिंग, यहाँ पे कोई भी इस तरह का स्प्लिटिंग देखने को नहीं मिलेगा। जो स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड आप पढ़ रहे थे वो स्प्लिटिंग आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो साफ साफ क्लियर है कि इस केस में आपको ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ लिगेंड के इलेक्ट्रॉन तो है बट मेटल के इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब मेटल में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो रिपल्सन कैसा, और रिपल्सन ही नहीं तो कोई T2G और EG वाला यहाँ ब्रेक देखने को नहीं मिलने वाला। तो ध्यान रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड कि केवल स्प्लिटिंग आपको देखने को वही मिलेगी जहां में डी में 1 से लेकर यदि 10 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। जनरल 10 वाला भी स्प्लिटिंग देता है और 1 वाला भी स्प्लिटिंग देता है, बट जिसमें डी में ही इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, मेटल के डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ऑब्वियस बात है वो स्प्लिटिंग नहीं देगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। अब स्कैंडियम के बाद नेक्स्ट एलिमेंट को पढ़ते हैं। 1 बाय 1 सभी एलिमेंट्स की स्टडी करा रहा हूँ ताकि एग्जाम में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। स्कैंडियम के बाद आता है टाइटेनियम, TiH2 का होल 6 और लेटर से इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लेता हूँ, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3rd आयन। ऑक्सीजन स्टेट निकाल लोगे तो आपको साफ साफ समझ में आ गया कि टाइटेनियम का ऑक्सीजन स्टेट भी यहाँ +3 होने वाला है, क्योंकि वाटर न्यूट्रल है। टाइटेनियम को X मान लिया तो X + 6 × 0 इक्वल टू ओवरऑल चार्ज जो कि +3 है। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 22 होता है, 22 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d24s2 होता है। यदि टाइटेनियम को मैं +3 ऑक्सीकरण अवस्था में डाल दूं तो मुझे समझ में आता है कि इसके 3d में 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा और 4s में इसके 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा, 0 इलेक्ट्रॉन बचेगा। ठीक, अब आगे समझते हैं। यदि यहाँ 4s में 0 इलेक्ट्रॉन है तो बना लेते हैं इसको जल्दी से। टाइटेनियम VBT करते हैं इसका जल्दी से। टाइटेनियम एटॉमिक नंबर 22, पहले इसका मैं बनाता हूँ 3d ऑर्बिटल, फिर मैं बनाता हूँ इसका 4s ऑर्बिटल, ठीक है। और मुझे पता है इस पे आगे 4p ऑर्बिटल भी खाली है, चलो उसको देखेंगे, बट फिलहाल के लिए मैं उसको भी बना देता हूँ। ठीक, अब टाइटेनियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था में आया, टाइटेनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आया। +3 ऑक्सीजन स्टेट में आने से हम ये देखेंगे कि इसके डी में 2 इलेक्ट्रॉन थे
और 4s में भी 2 इलेक्ट्रॉन ही थे। ठीक, अब यहाँ पे आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, ये इसका 4s है और ये इसका 4p है। ठीक है, अब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दी, s से 2, d से 1, तो d में अब एक ही इलेक्ट्रॉन बचा। अब मुझे यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करना है। डेट मीन्स अब मैं कॉम्प्लेक्स की बात करता हूँ जो है TiH2O का होल 6 और इस पे जो चार्ज है वो है +3। चलिए मैं इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करता हूँ और यहाँ से एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट को समझने की कोशिश करता हूँ। कंसेप्ट समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो कंफ्यूजन एग्जाम में बहुत होने वाली है। 3D 4S 4P, खासकर इनऑर्गेनिक का पेपर आप देखेंगे बहुत ही अच्छे कंसेप्ट पे पूछने लग गया है। तो अब मैं इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करूंगा, मुझे पता है या तो हाइब्रिडाइजेशन sd5 हो जाए, जो कि यहाँ के केस में नहीं होने वाली क्योंकि d ऑर्बिटल में मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन तो है, तो फिर मुझे या तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 बनानी पड़ेगी या d2 sp3 बनानी पड़ेगी। तो मुझे एक ओवरऑल कंक्लूजन मिला, या तो मैं हाइब्रिडाइजेशन sd5 बना दूं, नहीं बन पाई तो उसके अलावा या तो मुझे हाइब्रिडेशन d2sp3 बनानी पड़ेगी जो इनर ऑक्टाहेड्रल कहलाई जाती है, या फिर sp3d2 बनानी पड़ेगी जो आउटर ऑक्टाहेड्रल होता है। तो ऐसे केस में जो मेरी ज्योमेट्री या फिर स्ट्रक्चर होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है। ऑक्टाहेड्रल को शॉर्ट में OH लिख देते हैं, तो मैं हर बार ही ऑक्टाहेड्रल को OH ही लिखूंगा, अष्टफलकीय को OH ही लिखूंगा। तो ये बात आपको यहाँ से समझनी है। तो अब इतनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग मिल गई कि अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और मुझे इसको ऑक्टाहेड्रल बनाना है तो मेरे को उसको D2 से शुरू करना पड़ेगा। दैट मीन्स जो वाटर मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन देंगे वो यहाँ से देना शुरू करेंगे। दूसरा वाटर मॉलिक्यूल ये रहा, तीसरा यहाँ पे देगा 2 इलेक्ट्रॉन, चौथा यहाँ पे देगा 2 इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ यहाँ पे देगा एंड सिक्स्थ वन यहाँ पे देगा। तो इसका अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालूं तो D2 S का एक ऑर्बिटल और P के 3 ऑर्बिटल, तो हाइब्रिडाइजेशन इज D2sp3। तो यदि D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है तो ये इनर ऑक्टाहेड्रल बन जाता है, इट इज इनर ऑक्टाहेड्रल। तो ध्यान रखिए D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड इनर ऑक्टाहेड्रल। और याद करिए हमने कहीं ना कहीं समहाउ हमने पढ़ा था कि जो इनर ऑक्टाहेड्रल बनाता है जनरली वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहलाया जाता है। अब जरा समझिए कहानी को, ये तो मैंने लास्ट ईयर थोड़ा सा आपको रटने को कहा था, बट इस ईयर आप इसको समझ भी सकते हैं। ये टाइटेनियम जिसके ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो रही है 2 पार्ट्स में, नीचे वाला है इसका T2Z ट्रिपली डिजेनरेट और ऊपर वाला है इसका EG। ठीक है, अब ये डब्बे उब्बे अब से मैं कम ही बनाया करूंगा, अब से मैं बस डैश बना दिया करूंगा कुछ इस तरीके से, ये समझिएगा। इसका मतलब खुद ही समझ जाइएगा, ये नीचे 3 ऑर्बिटल है, ये DXY है, ये DYZ है और ये DZX है, और ये ऊपर वाले ऑर्बिटल हैं जो DX2 - Y2 है और ये DZ2 है। खुद ही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाँ भाई ये बार बार मैं ऐसे करके बॉक्स नहीं बनाऊंगा, आपको खुद समझना है। 3 डैश का मतलब T2G ऑर्बिटल की बात करूंगा और 2 डैश का मतलब EG ऑर्बिटल की मैं बात करूंगा। अब जरा सोचिए कि टाइटेनियम के पास बस एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो मैं इसको कहाँ भरूंगा? लोअर एनर्जी लेवल में। तो अब इस बात है लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन भरा है, हायर में गया ही नहीं। और मैंने बताया था जिसके इलेक्ट्रॉन केवल लोअर एनर्जी में भरेंगे तो ऑलरेडी कंसेप्ट क्लियर होगा कि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहलाया जाएगा। तो जरा ध्यान रखिए, कल आपने देखा था कि वाटर को स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग वीक फील्ड लिगेंड में कंसीडर किया जाता है, बट मैंने आपको बताया था ऐसी कंडीशन हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है। ये डिपेंड करेगा ऑन मेटल टू मेटल बेसिस पे कि कौन किसके लिए वीक फील्ड है और कौन किसके लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड है। जनरली वाटर वीक फील्ड लिगेंड है, पर टाइटेनियम के लिए वाटर एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम कर रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है वो केवल लोअर एनर्जी लेवल में फिट हो रहा है, और जिसकी वजह से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अगर लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन फिट हो पा रहा है तो डेट मीन स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम कर रहा है। तो डेट मीन्स यहाँ पे वाटर फॉर टाइटेनियम इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब एग्जाम में यही क्वेश्चन गलत हो जाता है, सेम क्वेश्चन होगा TiH2O में H2O वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड है। केवल स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ के चले गए तो आंसर 100% आप स्ट्रॉन्ग फील्ड ही लगाने वीक फील्ड ही लगाने वाले हो। और अगर कंसेप्ट ढंग से समझा है तो समझोगे कि केवल इलेक्ट्रॉन नीचे ही भर गया तो डेट मीन्स यहाँ पे ये वाटर टाइटेनियम के लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम कर रहा है। क्या यह सभी को क्लियर है? प्लीज मुझे जल्दी से बता दीजिए। इट इज क्लियर टू ऑल? हाँ जी भैया। तो यही कंसेप्ट बच्चों हमें समझना है, यही कंसेप्ट हमें ध्यान में रखना है। अब बाकी आपका काम है CFSC जितनी भी वो 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन थे उनको आप लगाते रहिए, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही एग्जाम में आपकी कम गलतियां होंगी। CFSC निकाल देता हूं, नीचे वाले की, नीचे 3 ऑर्बिटल है, 3 वाले के लिए 4 याद करिए, और उसमें कितना इलेक्ट्रॉन? 1 है। 6 वाले में एक भी नहीं है, डायरेक्ट 0 लिखता हूँ, पेयरिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कितना? ये हो जाएगा माइनस का 0.4 डेल नॉट, ये इसकी CFSC आ जाएगी। अगर DQ में पूछा है तो आपको पता है 1 डेल नॉट बराबर
10dq होता है। ये सब आपको पढ़ाते हुए चल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा, लर्न भी करना है, जब भी एग्जाम में ऑब्वियस बात है आप कुछ कर पाओगे, कुछ समझ पाओगे। तो 4dq इसकी एनर्जी निकल के आ जाएगी। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन मैं ऐसे दे दूं, ये आपका HW है, HW नोट करते हुए चलिए, और HW मुझे कुछ ही बच्चे सेंड कर रहे हैं और क्यों मुझे नहीं समझ में आ रहा। TiH2 का होल 6 और इस पे आपकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसके लिए आपको सब वही 9 के 9 10 के 10 क्वेश्चन इस पे अप्लाई करने हैं, अप्लाई कीजिएगा। ये आपका HW है। नाम बता दीजिए मुझे जल्दी से इस कॉम्प्लेक्स का, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स? क्या होगा भाई नाम? हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 4 आयन, सिंपल है। चलिए, स्कैंडियम पढ़ लिया, टाइटेनियम पढ़ लिया, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं वेनेडियम। ViH2 का होल 6 और इस पे चार्ज है सेम 3+। कहानी को जल्दी जल्दी समझने की कोशिश करें कि वेनेडियम सेम कहानी है भाई, ऑक्सीजन स्टेट निकाल लेना, x बराबर +3 आ जाएगा। अब बार बार निकालना नहीं सिखाऊंगा, बट हाँ कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो, बाकी मैं निकालने में टाइम वेस्ट में नहीं करने वाला। आगे देख लेते हैं जल्दी से। वेनेडियम एटॉमिक नंबर है इसका 23, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d3 और 4s2। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको निकालना आता है। +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिए, जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन निकले वेनेडियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था में आ गया, ऑक्सीजन स्टेट में आ गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d2 4s0 हो गया। जल्दी से समझिएगा, पूरा वही वाटर वाला केस में डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स ही बना रहा हूँ कि वो खुद बना के देखेगा, मैं डायरेक्ट वाटर को लेके कॉम्प्लेक्स की ही बात करता हूँ सीधा। इसका ये 3d ऑर्बिटल, इसका ये 4s ऑर्बिटल और इसका 4p ऑर्बिटल, 3d 4s 4p। 3d में डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। वाटर आएगा, कहां से जुड़ेगा? क्योंकि ऑक्टाहेड्रल बनाना है तो हाइब्रिडेशन D2sp3 होगा। D2sp3 के लिए बाहर वाले D2 ऑर्बिटल्स को लेगा और sp3 बना देगा, D2sp3 होगा। बाहर वाले क्यों ले रहा है? क्योंकि हम ऐसा मान के चलते हैं ये dxy है, ये dyz है, ये dzx है, ये dx² - y² है और ये dz² है, और dx² - y² और dz² ही ऑन द एक्सिस होते हैं। ऑन द एक्सिस का मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस पे होते हैं, और जो ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड आते हैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक्स वाई जेड एक्सिस से आते हैं, तो भैया ही से इलेक्ट्रॉन आप देना शुरू कर रहे हैं इन जनरल केस। तो हाइब्रिडेशन D2sp3 है, इनर ऑक्टाहेड्रल है, और इनर ऑक्टाहेड्रल जो है जनरली मैंने आपको बताया था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं जनरली, तो यहाँ से वो क्लियर भी हो गया होगा क्यों होते हैं। क्योंकि ऑब्वियस बात है 2 ही इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन नीचे ही फिल हो जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन नीचे ही फिल हो जाते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड का कंसेप्ट होता है। तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे आप CFSC वगैरह सारी कहानी को लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपको जो कल क्वेश्चन दिया था, वो एक्चुअली मैंने क्वेश्चन दिया था CrH2 का होल 6 और 2+, गलती से मैंने वहाँ 2+ लिख दिया था, और वैसे मैं आपको Cr नहीं CO देने वाला था, वो पता नहीं कैसे पेन चल गया, फिर मेरे मुंह से भी वो Cr ही निकला। बट कोई बात नहीं, हमने उस क्वेश्चन में एक चीज़ और समझनी है कि जब Cr, इसका एटॉमिक नंबर 24 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1 होता है, +2 ऑक्सीजन स्टेट है, तो ये बन जाएगा 3d4 एंड 4s0। चलिए जल्दी से इसको समझते हैं। ये 3d ऑर्बिटल, ये 4s ऑर्बिटल, और आगे इसके पास 4p ऑर्बिटल है। यहाँ पे Cr है H2O का होल 6 और इस पर बना देता हूँ 3+। ठीक है, जल्दी समझते हैं। 3D में इसके पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। चलिए 4 इलेक्ट्रॉन है, तो अब जरा कंसेप्ट को समझिए ये कि यहाँ पे अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो जो H2O आएंगे वो अपने इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं आगे से फिल कर रहे होंगे। ठीक भी है, चलो आगे से फिल कर देंगे, नो प्रॉब्लम। बट ये कंपाउंड, ये कॉम्प्लेक्स जनरली स्टेबल नहीं देखा जाता। उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन ये है कि जैसे ही Cr, एक मिनट रफ करके तरीके से लिखता हूं उसे, जैसे ही CrH2O का होल 6 जिसपे +2 चार्ज है, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को और लॉस करता है। और याद करिए आपने पढ़ा था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। दैट मीन्स जैसे ही CrH2 के होल 6 का इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, इसमें ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है, तो तुरंत ही ये CrH2O का होल 6 और इस पे बन जाता है 3+, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करते ही +2 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है।
और जैसे ही ये +3 ऑक्सीजन स्टेट में कन्वर्ट होता है, ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के तरह काम करने लगता है। दैट मींस ये वाटर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करने लगता है। तो जरा ध्यान रखिए, Cr जब +2 ऑक्सीजन स्टेट में था तो आपने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आगे से करना शुरू करी, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आया, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आगे से करना शुरू करी। क्योंकि इस वाले डी ऑर्बिटल में पहले ही 4 इलेक्ट्रॉन फिल्ड हैं, तो आप ऑब्वियस बात है कभी भी ऐसा हाइब्रिडेशन नहीं ला सकते dsp3d, तो ऐसा हाइब्रिडेशन नहीं ला सकते। आप या तो sp3d2 लाएंगे या फिर d2sp3 लाएंगे। तो ऑब्वियस बात है यहाँ d2sp3 तो नहीं बन सकता, तो मुझे मजबूरन sp3d2 बनाना पड़ेगा। तो जब Cr +2 ऑक्सीजन स्टेट में है, समझिए +2 ऑक्सीजन स्टेट में उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे वाटर वीक लिगेंड की तरह काम कर रहा है, एनर्जी गैप कम है, तो ऑब्वियस बात है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दूंगा, दूसरा यहाँ भर दूंगा, तीसरा यहाँ, एनर्जी गैप ये डेल नोड बहुत कम है, इसका गैप बहुत कम है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। जिसका चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर फिल हो जाए, समझ लो वहां पे वाटर Cr के लिए H2O ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसको पेयर नहीं कर पाया, वाटर Cr के इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं कर पाया। तो इसकी CFSC निकालूंगा, देखो CFSC भी इसकी कम आने वाली है, तो निकालिए। नीचे वाले के लिए 0.4 होती है, याद करिए 0.4 से -0.4 से डिक्रीज होता है और +0.6 से इंक्रीज होता है उस बैरी सेंटर से, आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो 0.4 इंटू में कितने इलेक्ट्रॉन 3 है, और प्लस के 0.6 इंटू में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 3 12, यह आया होगा 1.2 जो आपको होमवर्क दिया था, -0.6 डेल नॉट, पेयरिंग एक भी नहीं हुई, दैट मीन्स आप इसका CFSC जल्दी से निकाल रहे होंगे, तो इट इज इक्वल टू 0.6 डेल नॉट प्लस के 0p, कोई भी पेयर नहीं हो रहा। बट यही एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जरा आप इसकी CFSC निकालिए, और जैसे ही आप CFSC निकालेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि Cr जब स्प्लिट हुआ T2Z और EG में, तो आप देखेंगे कि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया, केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन बचे, और वो 3 इलेक्ट्रॉन केवल नीचे फिल हो रहे होंगे। और जरा CFSC से भी आप चेक कर सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा होगा, क्योंकि जब मैं इसकी CFSC निकालूंगा तो आ जाएगी -0.4 इंटू में 3 इलेक्ट्रॉन प्लस 0.6 इंटू में ऑब्वियस बात है 0 ही इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, इंटू में वो 0 हो जाएगा। तो जैसे ही मैं CFSC निकालूंगा इट इज इक्वल टू -1.2 डेल नॉट। तो जरा खुद बताइए, अब ये मत सोचिएगा कि नेगेटिव में वैल्यू है, तो ऑब्वियस बात है नेगेटिव में ये वैल्यू 1.2 है, दैट मींस ये ज्यादा स्टेबल हो रहा है क्योंकि ये ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है, और ये कम स्टेबल हो रहा है क्योंकि कम एनर्जी रिलीज कर रहा है। और माइनस का मतलब यहाँ पे एनर्जी रिलीज करता है, दैट मींस जनरली आपने देखा था जिस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है वो ज्यादा स्टेबल होता है, और ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखिए CFSC माइनस में किसकी ज्यादा आ रही है, दैट मींस कौन ज्यादा एनर्जी को रिलीज कर रहा है, तो आप देख रहे हैं CrH2O का होल 6 ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है, दैट मींस उसका ये स्प्लिटिंग गैप की एनर्जी ज्यादा है, डेल नॉट की वैल्यू ज्यादा है। तो ऑब्वियस बात है ऐसे लिगेंड जो इस डेल नॉट की वैल्यू को बढ़ा देते हैं उन्हीं को हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ध्यान रखिए CrH2O का होल 6 के लिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में H2O एक वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम कर रहा है, और सेम ही मेटल के लिए जब उसकी ऑक्सीजन स्टेट बढ़ गई तो ऑब्वियस बात है उसी के लिए ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। और लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं मैंने ये बताया भी था कि Cr जो है +3 ऑक्सीजन स्टेट में है, दैट मींस इसने 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो उसको भूख ज्यादा है तो ज्यादा H2O को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ज्यादा रिपल्सन देखने को मिलेगा इनके ऑर्बिटल्स में, और ज्यादा रिपल्सन होगा तो ऑब्वियस बात है एनर्जी ज्यादा, स्प्लिटिंग गैप ज्यादा हो जाएगा, और स्प्लिटिंग गैप ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। दैट मींस मैं एक सिंपल सा फंडा यहाँ पे ये देख सकता हूँ कि अगर ऑक्सीडेशन में इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है तो ध्यान रखिए CFSC में भी इंक्रीज होते हुए दिखेगा। दैट मींस हम कह सकते हैं कि जो लिगेंड है वो वीक फील्ड लिगेंड से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपको जनरली दिख सकता है। तो ध्यान रखिए ऑक्सीडेशन स्टेट किसी का बढ़ा रहे हो CFSC बढ़ सकती है, वीक फील्ड लिगेंड जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव कर सकता है। इट इज क्लियर टू ऑल, जल्दी से बता दें क्या यह सभी को क्लियर है फर्स्ट? हाँ जी भैया। हाँ जी भैया। तो ध्यान रखना है, कंसेप्ट ही समझना है, ये नहीं कि आंख बंद कर लिया बस अब दूसरा भैया ने कंसेप्ट बता दिया कि भाई स्प्लिटिंग गैप था, नहीं, ये भी ध्यान रखिए कि किसका स्प्लिटिंग गैप कितना हो रहा है। क्वेश्चन सेम ऐसे ही एग्जाम में आएगा कि CrH2O का होल 6 है, उसमें +2 ऑक्सीजन स्टेट है, तो H2O यहाँ वीक फील्ड की तरह काम कर रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह। तो सिंपल सा कंसेप्ट आपको समझना है ये किसकी तरह काम कर रहा है। CrH2O का होल 6s पे 3+ है, तो बताइए इसके लिए वीक फील्ड की तरह काम करेगा ये स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह। तो ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आपको कंसेप्ट्स का बहुत ही अच्छे से क्लियरिटी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा। खैर चलिए अभी 10 मिनट और इसी टॉपिक को देख लेते हैं, और उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उसमें आप वही 10-12 क्वेश्चन जो आपको बता दिए गए हैं वे 10-12 क्वेश्चन आप लगा के अप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी 2-3 दिन हमारी क्लास
मैं यही चलेगा कि आपको जितना पढ़ाया जा रहा है उसको अप्लाई करना भी सीखना है और उसी का प्रैक्टिस आपको करते हुए चलना है। फिर आप जितने भी क्वेश्चंस देखोगे वो आपके ऑन द टिप्स होंगे, आपको जैसे ही ऑन द टिप्स वो सारे क्वेश्चन मिलेंगे आप उसको सॉल्व कर देंगे। और अभी ये जो कंसेप्ट देख रहे हैं, जब भी फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से क्लियर होगा। अच्छा ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की कैपेबिलिटी ज्यादा, CFSC ज्यादा। धीरे धीरे इन कंसेप्ट को भी आप जानने की कोशिश करेंगे। चलिए खैर, फिलहाल बातें ज्यादा ना बनाते हुए मैं CR के बाद यहाँ Mn ले लेता हूँ। सेम कॉम्प्लेक्स Mn H2O का होल 6 और इस पे है 3+। ऑक्सीजन स्टेट ऑब्वियस बात है +3 आने वाला है। मैंगनीज एटॉमिक नंबर इसका 25 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s2 होता है। +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन में यहाँ से निकाल दूंगा और Mn जो है +3 ऑक्सीकरण अवस्था में आ जाएगा। दैट मीन्स इसके 3d में 4 इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं और 4s में यहाँ 0 इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। तो डेट मीन्स मैं यहाँ से अगर कंसेप्ट को देखूं तो ये CR की तरह तो नहीं होने वाला, ये CR की तरह तो नहीं होने वाला, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि CR में ऑब्वियस बात है जब +3 में था तो CR के वहाँ 3 इलेक्ट्रॉन थे जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम कर रहा था। बट Mn जब +3 में है तो उसके D में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। ये मैं किस कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूँ? ये मैं कॉम्प्लेक्स यहाँ पे साइड में ही लिख देता हूँ। मैं कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूँ Mn H2O का होल 6 और इस पे ऑक्सीजन स्टेट है +3। ध्यान रखना अब इस पे 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो मजबूरन जो वाटर मॉलिक्यूल आएंगे वो आगे वाले ऑर्बिटल्स में फिल होंगे। दैट मीन्स ये 4s, ये 4p और ये 4d, ये 4d, ये 4d ऑर्बिटल। तो 4s में वाटर मॉलिक्यूल आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा वाटर मॉलिक्यूल, 2 यहाँ पे, सिमिलरली एंड गोइंग सो ऑन एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन में एक s ऑर्बिटल यूज हो रहा है, p के 3 ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, d के 2 ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं। तो ये आउटर ऑक्टाहेड्रल बन रहा है, आउटर ऑक्टाहेड्रल बन रहा है। और ऊपर से हम देख सकते हैं जनरली जो आउटर ऑक्टाहेड्रल होते हैं वो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। क्यों होते हैं? तो उसके पीछे का रीजन आपका CFSC साफ साफ बताता है कि स्प्लिटिंग गैप का एनर्जी लेवल ज्यादा नहीं है, एनर्जी गैप ज्यादा नहीं है तो T2Z में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे और EG में भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा। CFSC निकालेंगे तो अभी आपने थोड़ी देर पहले निकाली थी 0.6 डेल नॉट आएगी। जबकि अगर इस क्वेश्चन को ही और अच्छे से समझ लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे MnH2O का होल 6 है, इस पे चार्ज +3 है, मैं इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल दूं, इलेक्ट्रॉन के निकलने को हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन बोला जाता है। मेमोनिक भी बताया था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। लियो शेर है ना, तो लियो शेर, शेर से याद कर सकते हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन और निकालता हूं तो ये बन जाता है MnH2O का होल 6 और इस पे आ जाएगा चार्ज +4। अब बस कंसेप्ट को समझिए कि जैसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट आपने बढ़ाया, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन में अगर मैं बढ़ोतरी कर दूं तो CFSC में बढ़ोतरी होगी। किसके ऑक्सीडेशन स्टेट? मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट। ध्यान रखना, मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर बढ़ोतरी करता हूं, CFSC में जनरली बढ़ोतरी देखी जाती है। और CFSC में बढ़ोतरी देखी जा रही है तो जो वीक फील्ड लिगेंड था, वाटर अभी वीक फील्ड लिगेंड था, वो वीक फील्ड लिगेंड अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, SFL में कन्वर्ट हो जाएगा, सफल में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको जल्दी से देख भी लेते हैं। जैसे ही मैंने Mn को +4 ऑक्सीजन स्टेट में ले गया तो Mn जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s2 था उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d3 हो जाएगा। और खुद ही सोचिए जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d3 हो गया तो मैं जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करूंगा, ये d के 5 ऑर्बिटल हैं, 3d3 है तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिया, दूसरा यहाँ भर दिया, तीसरा यहाँ भर दिया। तो जब वाटर मॉलिक्यूल की फिलिंग करूंगा तो जरा खुद समझिए, ये 3d ऑर्बिटल है, इसका 4s ऑर्बिटल है और ये 4p ऑर्बिटल है, तो वाटर मॉलिक्यूल की फिलिंग जस्ट यहीं से होने लगेगी और ये ऑर्बिटल जो है ये आपको अंदर की तरफ से बनता हुआ दिखेगा। सो हम इसे इनर ऑक्टाहेड्रल भी कहेंगे, इसका हाइब्रिडेशन D2sp3 आएगा और इसे हम इनर ऑक्टाहेड्रल भी कह सकते हैं। क्या यह सभी को क्लियर है? जल्दी से मुझे बताइए कि वाटर, अब तक हमने वाटर को एग्जांपल में इसलिए लिया है कि वाटर जनरली वीक फील्ड लिगेंड होता था, ऐसा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देखने में लगता था। हाँ, इन जनरल वाटर वीक फील्ड लिगेंड है, बट मेटल टू मेटल डिपेंड करता है, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पर डिपेंड करता है कि मुझे इसको वीक फील्ड लेना है या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लेना है। क्या यह सभी को क्लियर है? जल्दी से मुझे बताएंगे। जी भैया। हाँ जी भैया। चलिए, ये स्प्लिटिंग गैप है, मतलब खुद ही अंडरस्टैंड करिए कि ये T2G ऑर्बिटल है, ये EG ऑर्बिटल है। मुझे ये बताएंगे कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, इन तीनों में से स्ट्रॉन्ग फील्ड के द्वारा किया गया स्प्लिटिंग गैप कौन सा होगा, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड?
भैया थर्ड वाला। थर्ड होगा, Third. सभी को क्लियर है? कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? नहीं भैया। ऑर्डर लिखने को बोलूं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड का कौन सा होगा, तो थर्ड वाला स्ट्रॉन्ग फील्ड का होगा, देन सेकंड वाला होगा, देन फर्स्ट वाला होगा। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन करिए आएंगे, ये अब भी और पढ़ाना पड़ेगा? जल्दी से बताओ, क्या यह कंसेप्ट क्लियर हुआ? परसों से नरसों से मतलब 3 क्लास से लगातार बस यही कंसेप्ट चल रहा है, वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड। मैंने कहा था बस थर्ड ईयर का वेट करिए, थर्ड ईयर में आपको कंसेप्ट ही समझाऊंगा, रटाऊंगा नहीं, क्योंकि सेकंड ईयर में भैया इतना नहीं पढ़ाया जाता और ना ही आपके सिलेबस में इतना है। हालांकि 12th 11th क्लास में है, बट कोई बात नहीं, बीएससी में ये थर्ड ईयर में दिया है, ठीक है ना? थर्ड ईयर में दिया, नो प्रॉब्लम। पर थर्ड ईयर में इतने अच्छे से दिया है जितने अच्छे से आप समझ रहे हैं, इतना अच्छे से 12th 11th में नहीं है। ठीक, चले खैर आगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आपको क्वेश्चन ही करने हैं। ठीक, 2-3 क्वेश्चन तो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। आज मैंने ऑक्टाहेड्रल बिल्कुल फिनिश कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं टेट्राहेड्रल शुरू करूंगा, स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल, और आपके सिलेबस में एक और है, स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो इन सभी को मैं पढ़ाऊंगा, बट अब इन्हें पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। मैं चाहता हूं आज घर से भी आप ऑक्टाहेड्रल के सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा, ठीक है? बुक के पीछे भी ऑक्टाहेड्रल के क्वेश्चंस आपको दिए हैं, उनको भी ट्राई कीजिएगा। ठीक, बुक आपको ऑलरेडी पीडीएफ फॉर्म में अपलोड कर चुका हूं ऐप पे, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से समझते हैं। एक क्वेश्चन को मैं आपको देता हूँ, उसको आप करके भेजेंगे, ठीक है? जस्ट अभी COH2O का होल 6 और इस पे है 3+, ये क्वेश्चन आपको मुझे करके भेजना है, ठीक है? इसमें वही 9 पार्ट जो आपने 9 या 10 क्वेश्चन जितने भी देखे थे, कोई मुझे बताया कितने क्वेश्चन देखे थे अभी तक इस पे? एक ही क्वेश्चन के बेस पे जो 10 क्वेश्चन करे थे, जिसमें आपने ऑक्सीजन स्टेट, IUPAC और ये सब मिला के 10 क्वेश्चन बनाए थे, कितने बने थे टोटल क्वेश्चन? प्लीज मुझे बताइए, टोटल कितने क्वेश्चन बने थे? 11 बने थे, ठीक है? तो इन 11 क्वेश्चंस को आप ट्राई करेंगे और अभी के अभी मुझे क्लास के बाद सेंड करेंगे, ठीक है? आज की क्लास को मैं ही विराम देता हूँ, ठीक? बाकी आप इसको